नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकोलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉलेज के हिस्ट्री का पेपर आज हुआ था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपका बढ़िया तरीके से हुआ होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है और आपने जो पढ़ाया था उसी में से आया है। कुछ बार भी चला गया हो, यानी 70-80% पेपर आ जाता, वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है और उसमें से पेपर बनाना आसान नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपने किया होगा। और कुछ स्टूडेंटों के पेपर छूट गया, लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि ये कॉलेज का पेपर है, आप पहली बार दे रहे हो। 12th का पेपर और ये जो पेपर है उसमें रात दिन का अंतर होता है, इसमें आपको खूब लिखना होता है, तो कुछ छूट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो पेपर होगा उसमें आप ध्यान में रखना। ठीक है, 150 अंकों का पेपर हुआ था हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और 30 अंकों का आपका मिड टर्म होता नहीं है, तो 120 और 30 150 अंकों का आपका पेपर आ गया ये। इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, इनको कोई नहीं पढ़ता है ना आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। पार्ट ए, भाग ए में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे और सारे के सारे करने थे आपको। ये क्वेश्चन अस्त कुठार, ये रेगुलर स्टूडेंटों के भी आया था। अस्त कुठार क्या है? जो पाषाण काल है, और उसमें भी पूरा पाषाण काल है, उसका आदि मानव का एक प्रमुख हथियार हुआ करता था, पत्थर का बना हुआ था। एक प्रकार से कुल्हाड़ी होती थी, जिसको हाथ में पकड़ कर है ना जो ये लोग चलाते थे। तो हाथ यानी अस्त्र, संस्कृत में क्या शब्द अस्त्र, अस्त्र कुठार इसका नाम पटक दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा पाषाणकालीन एक प्रमुख हथियार, या फिर आप कुल्हाड़ी मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था शैलाश्रय। इसके संधि विच्छेद करोगे तभी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। सैल, सैल का मतलब क्या होता है? पर्वत या पहाड़ी इलाका। ठीक है, आश्रय का मतलब निवास, यानी जो पत्थर होती थी, जो गुफाएं होती थी, उनमें ये आदि मानव रहता था पहले, और वहां पर बहुत सारे चित्र भी मिले हैं। तो जहां पर ये आदि मानव रहता था पहाड़ी एरिया में, उसको ही शैलाश्रय बोला जाता है। और एक शब्द और सुनते हो, शैल चित्र। शैल चित्र क्या होता है? ये शैलाश्रय जो बने हुए हैं, वहां पर ये आदि मानव जो हुआ करता था, वो बहुत सारे चित्र उतार देता था, अपने आसपास के जीव जंतुओं के चित्र उतार देता, जिसे शैल चित्र बोला जाता है। और शैलाश्रय आप समझ ही गए, पहाड़ी नुमा इलाका या गुफा जिसमें ये लोग रहते थे। सामवेद भी बिल्कुल ईजी आया था। वेद धर्म को, जो वेद है उसको 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो सामवेद है ना, वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख वेद भी माना जाता है। तो ऐसा आपको लिखना था। इसके बाद में आप किस प्रकार लिख कर आए हो वो आप पर डिपेंड करता है। मैं तो नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें बड़े तरीके से आपने लिखा होगा। त्रिरत्न, अब ये त्रिरत्न में ये नहीं बताया कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न पूछा है या जैन धर्म का। आपने जैन धर्म का लिख दिया हो तो भी अच्छी बात है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का लिख दिया हो वो भी अच्छी बात है, दोनों बता देता हूँ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, ये 3 है जैन धर्म के त्रिरत्न। यदि ये लिखा है तो ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये लिखा है तो ये भी ठीक है। तो इन्होंने निश्चित नहीं बताया कि किसके त्रिरत्न पूछे हैं इन्होंने। अवंती, 16 महाजनपदों का ये टॉपिक है आपका। तो 16 महाजनपदों में अवंती भी एक प्रमुख महाजनपद माना जाता था। और आधुनिक जो मालवा देखते हो ना, अब मालवा, उसको प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। और इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती जो हुआ करता था, उसकी राजधानी उज्जैनी है। ठीक है, उज्जैनी इसकी राजधानी। और दक्षिण अवंती जो थी उसकी राजधानी क्या होती? माहिष्मती। और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान उज्जैनी देखते हो उससे इसका संबंध बताया जाता है। तो अवंती एक प्रमुख महाजनपद हुआ करता था। इतना भी आपने लिख दिया तो काफ़ी है, और आपने जहाँ पर पढ़ा है वो भी लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, इसके बाद में उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। अब इसमें इसी आंसर में आपको कुछ चीज़ें तो इसी आंसर में आपको पता चल रही है। जो उत्तरी पश्चिमी भारत है ना, उस इलाके में कुछ मृद भांड मिले। मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें काली पॉलिश की हुई है और चमकीले हैं। तो उत्तरी भारत से इनका संबंध है। यहाँ पर ये कुछ मृद भांड मिले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद में पंच महाव्रत। बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा पंच महाव्रत, आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा। अब इसमें जो है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य,
तो ये 500 के नाम आपको लिखने थे और थोड़ा थोड़ा उसमें लिख देते, या फिर 5 नाम आपने लिख दिए तो काफ़ी है, क्योंकि 20 शब्दों में आपको ये आंसर लिखने होते हैं। गांधार कला, गांधार कला ये उत्तरी भारत में विकसित हुई और इस पर है ना जो यूनानियों का ज़्यादा प्रभाव रहा। ये गांधार कला की जो मूर्तियां हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां गांधार कला से में निर्मित है। ठीक है, तो एक प्रमुख कला मान सकते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये यदि इसकी विशेषता लिख कर आए हो तो भी सही है। ये गांधार कला के बारे में पूछा था, कहाँ पर विकसित हुई थी, तो आपने जो विशेषता भी लिख दी ना तो राइट हो जाएगा आपका आंसर। अरिकामेडू क्या है? ये दक्षिण भारत में आप देखते हो एक प्रमुख बंदरगाह रहा है प्राचीन काल में, जहाँ पर रोम से व्यापार होता था भारत का। ठीक है, इंडो रोमन साम्राज्य जो हुआ करता था, यानी व्यापार होता था इनका भारत में, जो दक्षिण में एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, व्यापारिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। रोम से भारत है ना जो व्यापार करता था, क्योंकि आपको पता है दक्षिण भारत जो इलाका है वो हिंद महासागर के टच में है, तो यहाँ से है ना जो जलयान होते थे उनके माध्यम से ये लोग व्यापार किया करते थे। उर क्या है? किसानों की बस्तियां हैं। किसानों की जो बस्तियां हैं उनको उर कहा जाता है, और अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिख रखी हैं, तो इनका आंसर आपने क्या किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद में पार्ट बी जो था ये कितने अंकों का था? इसमें अंक नहीं बता रहे कि 2 अंकों का होगा शायद ये। इसके बाद में उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें लिया होगा और इस पर मैंने वीडियो बनाई होगी, लॉन्ग वीडियो भी थी। अशोक के दम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ये भी मैंने बड़े तरीके से पढ़ा रखा था, यदि आपने पढ़ा हो तो। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये तो बार बार रिपीट होता रहता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है इसमें कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला, स्थापत्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ इस काल में। तो ये है। इसके बाद में पार्ट सी आ जाता है, इसमें बड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अथवा में करने थे, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए। तो बार बार आप पढ़ते आ रहे हो। वैदिक साहित्य के समय समाज एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक साहित्य जो वैदिक काल रहा उसमें समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी वो बतानी है। समाज को कितने वर्णों में बांट रखा था, जिसमें आप उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दो देखते हो ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसका वर्णन थोड़ा बहुत कर देते तो चल जाता। ठीक है, और आर्थिक स्थिति यानी कमाई का साधन क्या था, कैसी स्थिति थी, व्यापार होता था या नहीं होता, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में बौद्ध धर्म के उदय पर एक लेख लिखिए। तो क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ? इसमें बौद्ध धर्म के कारण अपन को बताने थे कि हिंदू धर्म में काफी बुराइयां आ गई थी, इसलिए ये दोनों धर्म आए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये आसपास ही थे। ठीक है, तो हिंदू धर्म में काफी सारे पाखंड आ गया था, महिलाओं की स्थिति बेकार हो गई थी, यहाँ शूद्रों की स्थिति बेकार हो गई थी, और भी बहुत सारे रीजन थे, इसलिए इस धर्म का उदय हुआ। या फिर मौर्यों के पतन पर प्रकाश डालिए, जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन किस कारण हुआ, वो इन दोनों में से एक करना था आपको। इसके बाद में भारतीय इतिहास में सातवाहनों के योगदान को रेखांकित कीजिए। गुप्तों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो गुप्तों का जो समाज था और पैसे कमाने का क्या साधन था, व्यापार कैसे होता था, ये सारी चीजें इसमें लिखनी थी। वर्धन वंश है ये ना कि प्रमुख उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। जो हर्षवर्धन नहीं हुआ करता था कि इसमें उससे संबंधित था। चोलकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका पेपर सही गया होगा। कमेंट